दो झापड़ लगाती जोर से। नमस्कार मित्रों क्या हो अगर हमारे देश में पावर शेयरिंग ही ना हो तो, और पावर शेयरिंग होता क्या है। और दोस्तों पावर शेयरिंग की हमें क्या जरूरत है, और पावर शेयरिंग नहीं हुई तो क्या होगा हमारे देश में। शायद एक नेता दूसरे नेता को सप्रेस करे। खैर मित्रों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कैसे डिवाइड है, किसी एक देश के लिए पावर शेयरिंग कितनी ही जरूरी होती है, और क्या हो अगर हमारे भारत देश में पावर शेयरिंग ना हो तो। हमारे चैप्टर या कह लो कहानी की शुरुआत होती है अब। स्टार्ट होती है बेल्जियम और श्रीलंका से। श्रीलंका तो अब जानते ही होगी, हमारे देश से जुड़ी राम सेतु से लगी हुई एक कंट्री है। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप, और ये अपना बॉर्डर शेयर करती है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ। इसकी पॉपुलेशन हमारे इंडियन स्टेट हरियाणा के जितनी है, अबाउट 2 करोड़। कि मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी कवर करवाऊंगा, उसके ना आगे कुछ ना उसके पीछे कुछ। अब हम थोड़ा सा बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन को और जान लेते हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। दोस्तों बेल्जियम में मेनली 2 ही रीजन्स हैं। ये जो आप येलो कलर से देख रहे हो ये फ्लामिश रीजन, यहाँ पे 59% लोग रहते हैं जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं, और नीचे है ये रेड कलर से ये वेलमोरिया रीजन, और यहाँ पे 40% फ्रांस लैंग्वेज बोलते हैं। बट हाँ, जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे 80% लोग फ्रांस लैंग्वेज बोलते हैं, और केवल 20% लोग ऐसे हैं जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। हाँ, पूरे बेल्जियम में 1% पीपल ऐसे भी हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। दोस्तों इसी वजह से फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी दोनों ही के बीच में एक टेंशन क्रिएट होने लगी। ये टेंशन बेसिकली 2 ही रीजन्स की वजह से क्रिएट हो रही थी। फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी भले ही मिनॉरिटी में थी, बट वो बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल थी। और दोस्तों डच स्पीकिंग कम्युनिटी का ऐसा मानना था कि उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट और एजुकेशन बहुत बाद में मिल रही। अकॉर्डिंग टू डेटा, टेंशन ऑफ बोथ द कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। हमने शुरू में ही जाना था कि ब्रुसेल्स के अंदर फ्रांस कम्युनिटी 80% तक है, जो कि एक उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। चैप्टर के हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, जो कि है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। मित्रों 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया गया। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या बदलाव आए थे बेल्जियम के अंदर। चेंजेस इन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रांस स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल होंगे सेंट्रल। कुछ स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड किए गए ईच लेजिस्लेटिव ग्रुप्स के सपोर्ट में, और कोई भी सिंगल कम्युनिटी खुद से ही डिसीजन नहीं बना सकती थी। अब से स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सबऑर्डिनेट नहीं करेगी। खुद का एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके इक्वल रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए दोनों के, मतलब दोनों ही इक्वली तरीके से फेयर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और कोई एक जीतेगा उसमें से। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज आल्सो अ कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी वहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट नाम से गवर्नमेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट होती है भारत में, पंचायती राज, और फिर ब्रुसेल को चूज कर लिया गया हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का। आगे खोल इंडिया में सबसे पहले बात पीएम मोदी के ब्रसेल्स यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रसेल्स में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया को नसीहत दी। पहले उन्होंने बेल्जियम हमले में मारे गए लोगों के लिए मौन रखा, और फिर आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया को अपना नजरिया ठीक करने को कहा। आखिरकार क्यों श्रीलंका इंडिया का पार्ट नहीं है, जबकि 3-4 माइल्स की दूरी पर ही है। इन देशों की अपनी अपनी अलग एक कल्चर, रिलीजन और हिस्ट्री है। भारत की 80% पॉपुलेशन हिंदू है, जबकि श्रीलंका की 70% पॉपुलेशन बुद्धिज्म है। तमिलनाडु एक इंडियन स्टेट है जो कि श्रीलंका के काफी ज्यादा करीब है। विथ यहाँ पे 89% लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि श्रीलंका में 87 लोग सिनालाज बोलते हैं। जो रीजन है जो इन दोनों कंट्री को अलग अलग बनाता है वो इनका कल्चर, रिलीजन और हिस्ट्री नहीं है, जबकि ब्रिटिश का यहाँ पे बहुत ज्यादा अहम रोल। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ब्रिटिश राज से, ब्रिटिश सवान से दूर किया गया था।
और इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि दोनों कंट्री को इंडिपेंडेंस तो मिली, बट वो उन दोनों को अलग अलग से कभी भी एक नहीं हो पाए। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर के दूसरे अध्याय पर और बात करते हैं हमारे पड़ोसी की। दोस्तों श्रीलंका को कौन नहीं जानता होगा। खैर इसी की वजह से हमारे एक प्रधानमंत्री मारे गए थे। हमारे प्रधानमंत्री को मारने में किसकी साजिश थी, कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिएगा। खैर आइए अब बात करते हैं हमारे प्यारे दोस्तों श्रीलंका एक आइसलैंड नेशन है ऑन द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। दोस्तों करीब 2 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है और श्रीलंका की कैपिटल जो है उसे तो शायद ही कोई नहीं जानता होगा। और दोस्तों कोलंबो श्रीलंका की ही कैपिटल है। सो आइए अब हम जान लेते हैं श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को। श्रीलंका में 74% सिनालास स्पीकर रहते हैं जो कि बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं और सिर्फ 18% तमिल स्पीकर जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं और या कह लो उस धर्म को मानते हैं। बेसिकली तमिल स्पीकर 2 ही कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहले इंडियन तमिल्स और दूसरे नेटिव तमिल्स ऑफ श्रीलंका। नेटिव तमिल्स ऑफ श्रीलंका जो कि ऑलरेडी रेजिस्टेंस है श्रीलंका के, मतलब श्रीलंका के ही निवासी हैं। एंड इंडियन तमिल जिनके फोरफादर श्रीलंका गए थे यानी कि पूर्वज। और मजे की बात तो यह है कि यहाँ पर 7% क्रिश्चियंस भी रहते हैं जो कि दोनों ही लैंग्वेज जानते हैं, सिनालास एज वेल एज तमिल लैंग्वेज को जानते हैं। तो ये तमिल लोगों से तमिल में बात करेंगे और सिनाला से सिनिलीज में बात कर लेंगे। इनका इस सब से कोई लेना देना ही नहीं था। ब्रिटिज्म इन श्रीलंका, यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिन्हालास को फेवर किया। Your government, especially you are anti-Tamil, you are against the Tamils of Sri Lanka. 1956 में एक एक्ट पास किया श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ताकि वो सिनिलीज को ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकें। यहाँ तक उनकी गवर्नमेंट ने सिनिलीज को गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिशन तक के लिए फेवर किया था। यहाँ तक कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी सिचुएटेड था दैट स्टेट्स आर प्रोटेक्टेड एंड फास्टर बुद्धिज्म, मतलब कि स्टेट को बचाओ और बुद्धिज्म को अपनाओ। इसके बाद तमिल्स और सिनालास के बीच में इतने सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होने लगे। सिनालास कर भी रहे थे ना, सिनालास लैंग्वेज कल्चर और रीजन की वजह से वो लोग कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन, और तमिल्स को अब लगने लगा था, तमिल्स को दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट मेजॉरिटी पार्टीज डिडंट केयर अबाउट देयर लैंग्वेज रीजन एंड कल्चर। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि गवर्नमेंट को उनके लैंग्वेज कल्चर और रीजन के बारे में कोई परवाह नहीं है। दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट प्रोटेक्टिंग देयर फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू इक्वालिटी। उन्हें ये तक लगने लगा था कि गवर्नमेंट हमारे राइट्स को तो प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी। तो अभी तक हमने देखा कि श्रीलंका में जो तमिल्स थे उनके साथ कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इसके बाद उन लोगों ने क्या किया होगा, तो स्टेप्स टेकन बाय Tamil speaker against government of Sri Lanka. They formed their association parties. मतलब उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाया, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और डिमांड उनकी एक ही थी। क्या थी डिमांड? डिमांड्स ऑफ तमिल स्पीकर्स। तमिल लैंग्वेज शुड ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो वहाँ पे सिनेलिस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रखा था, वैसे ही उन्हें तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल डिक्लेयर करवाना था। अ सेपरेट गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म इन देयर रीजन। जो सेपरेट गवर्नमेंट उनके फॉर्म करनी चाहिए उनके खुद के रीजन में। और तमिल पीपल शुड ऑल्सो बी गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एज सिनालास, क्योंकि जैसा कि हमने देखा जॉब और एडमिशन उसके लिए गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा सिनेलीज के लिए प्रायोरिटी दे रही थी, बट तमिल को भी मिलने चाहिए थे, यही उन्होंने डिमांड किया। और उन्होंने ये तक कहा कि अगर आप ये सब हमारे लिए नहीं कर सकते हो तो एक सेपरेट कंट्री ही दे दो हमको। कहाँ पे? नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट श्रीलंका। गवर्नमेंट तो उनकी बात मानने से रही। इसके बाद जो डिस्टिंग्विश जो था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, वो जल्दी ही पूरी कंट्री में सिविल वॉर ला देता है। और ऐसा रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल और बुद्धा कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। थाउजेंड्स ऑफ पीपल बुद्धा कम्युनिटीज़ के किल्ड हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों के तो घर जो हैं, लिवलीहुड, हाउस और ये सब चीज़ें छिन जाती हैं और उन्हें फोर्स किया जाता है दूसरी कंट्री में भेजने को कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और सिविल वॉर का ऐसा टेरेबल सेटबैक रहा सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली लाइफ पूरी कंट्री के ऊपर।
इससे हमें ये पता चलता है कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई और श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिसराइवेबल। ये क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में, तो अच्छे से देख लेना एक बार इसको। इसके मेनली दो रीजन्स होते हैं, एक होता है प्रूडेंशियल रीजन, एक होता है मोरल रीजन। पावर इज शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। जो पावर शेयरिंग होती है वो गुड होती है क्योंकि ये दो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देती है, मतलब कि बहसबाजी और लड़ाई को रिड्यूस कर देती है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देती है। और गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और ये गुड वे है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने का। पावर से और मोरल रीजन पे आते हैं, तो पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स एक्वायर अ स्ट्राइक ऑन सिस्टम थ्रू पार्टिसिपेशन। लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट के ऊपर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन थ्रू कर सकते हैं, मतलब स्टे कर सकते हैं। ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसके अंदर मेनली तीन चीज़ें आती हैं, एक तो लेजिस्लेचर, दूसरा जुडिशरी एंड तीसरा एग्जीक्यूटिव। तो कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग क्या होते हैं? इट अलाउस डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डिफरेंट पावर्स। ये डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट पावर अलाउ करता है कि मतलब अगर कोई पीएम है तो वो ये थोड़ी कर सकता है कि लद्दाख में जाके अपना एक बिला बना ले आधी ज़मीन तोड़ के, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो उतनी पावर यूज़ कर सकता है जितनी उसे दी गई है। जोक था ये, मतलब यही समझ लो। इट इंश्योर दैट नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अल्टीमेट पावर। कोई भी ऑर्गन अल्टीमेट पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज आल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। एमसीक्यू में आ सकता है। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस किसे कहते हैं? तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को कहते हैं, ठीक है। तो अब हम हॉरिजॉन्टल तो हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसे हम फ्यूडल सिस्टम भी कहते हैं। फ्यूडल सिस्टम दूसरे चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है भैया, फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उससे नीचे लोकल गवर्नमेंट, सब में पावर शेयर होती रहती है। टू और मोर देन टू लेवल ऑफ टू टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रमोशन ऑफ फ्यूडलिज्म among different social groups, power sharing among different social groups. Power may also be shared among different social groups such as legislative groups and religious groups. पावर को हमें रिलीजियस ग्रुप्स और लेजिस्लेटिव ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी बेल्जियम में, तो वहाँ पे पावर शेयर हुई थी, वहाँ पे सिविल वॉर का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म ही हो गया था। और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया में होती हैं वुमेंस के लिए और वर्कर के लिए, जो कि SC, STs एंड OBCs में होती हैं। पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। कॉम्पिटिशन अमॉन्ग पावर शेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में। कंपटीशन जो होता है अलग अलग पार्टीज़ के बीच में, वो इंश्योर करता है कि पावर किसी एक हाथ में नहीं होगी, पावर को डिवाइड होते रहना पड़ेगा। वेरियस प्रेशर ग्रुप्स अराइज पॉपुलर सजेशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विच दे फील इज़ रॉन्ग। जो वेरियस प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, गवर्नमेंट में कोई गलती दिखती है उन्हें, तो या तो पॉपुलर सजेशंस देते हैं या तो फिर उस कहते हैं कि प्रेशराइज करते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं करना, एंड पुट प्रेशर ऑन इट। वही प्रेशर डालते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं तो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है ये डिसीजन, गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं ये। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। तो यार हमने यहाँ पे ख़त्म किया है हमारा सबसे प्यारा और ईजीएस्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, ठीक है। और अभी जो नोट्स दिए मैंने, इसके बाद से कुछ नहीं करना तुमको, ठीक है। फालतू में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स दिए हैं उन्हीं में से सब कुछ आएगा, तुम देख लेना। तुम्हारे यूनिट में, प्री बोर्ड में, सब में अपने नोट्स से आएगा। लिख के आ जाना यार, नंबर तो मिल ही जाते हैं फिर, ठीक है। और हाँ भाई, नहीं आया तो डंबल के तुम डंबल मार सकते हो मेरे में, ठीक है। ठीक है, लव यू भाई। और इतनी दूर आए हो ना तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट की अभी मेरे को ज़रूरत है। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम भी। चलता है यार, चलो बाय बाय, पढ़ लो।